हेलो एवरीवन, वेलकम ऑन ज्योग्राफी जुनून। ज्योग्राफी जुनून में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, फैक्ट्स, फिगर्स एंड मीनिंग सीरीज के इस वीडियो में हम क्लाइमेटोलॉजी के एक इंपॉर्टेंट फिनोमिना पर डिस्कशन करेंगे। हम देखेंगे कि जियोस्ट्रॉपिक विंड्स यानी भूविक्षेपी पवनें क्या होती हैं और इनकी उत्पत्ति किस प्रकार से होती है। तो अगर भूविक्षेपी पवन या जियोस्ट्रॉपिक विंड की एक लाइन में डेफिनेशन की बात करें तो ये वो पवनें होती हैं जो समदाब रेखाओं के लंबवत प्रवाहित ना होके और उनके समानांतर यानी पैरेलली फ्लो करती हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए आपको पहले नॉर्मल कंडीशन को देखनी होगी और कुछ ऐसे फैक्ट्स को देखना होगा जिनका डिस्कशन हम पिछले वीडियोस में कर चुके हैं। तो सबसे पहले अगर हम नॉर्मल कंडीशन की बात करें तो पवनें या विंड की डायरेक्शन हमेशा कैसे होती है। अगर हम बात करें सरफेस पर तो सबसे पहला फैक्ट को आप ये याद रखिए कि क्षोभ मंडल की जो सबसे निचली परत होती है जो कि धरातल के सरफेस के पास लगभग 1-2 किलोमीटर की ऊंचाई तक होती है, उसे घर्षण परत या फ्रिक्शन लेयर कहते हैं। और घर्षण परत जो होती है दोस्तों, यहाँ पर पवनें जब प्रवाहित होती हैं धरातल के समानांतर तो यहाँ पर एक घर्षण बल कार्य करता है। ठीक है, तो नॉर्मल कंडीशंस में क्या होता है कि अगर बात करें सरफेस विंड की बात करें जो कि धरातल से 1 से 2 किलोमीटर की ऊंचाई पर चल रही है, तो क्या होगा कि पवनें हमेशा उच्च दाब से और निम्न दाब की ओर प्रवाहित होती हैं। ये क्या है, हमारी 1018 मिलीबार की आइसोबार है, ये 998 मिलीबार की आइसोबार है, यानी यहां पर क्या है, हाई प्रेशर है। ठीक है, और यहां पर क्या है, लो प्रेशर है। और हमने डिस्कशन किया था पिछले वीडियोस में, आप उस पे जो कोरियोलिस बल का वीडियो है उसको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के लिंक में जाके देख सकते हैं। उसमें मैंने आपको कुछ बलों के बारे में बताया था जो कि पवन की गति और पवन की दिशा को प्रभावित करते हैं। ठीक है, तो अगर हम बात करें कि जब हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर पवन जानी है तो ये इसलिए जाती है क्योंकि एक प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स दाब प्रवणता बल का विकास हो जाता है। और ये क्यों होता है, क्योंकि हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर दाब प्रवणता विकसित हो जाती है, प्रेशर ग्रेडियंट बन जाता है। तो पवन जो है वो हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चलती है। मगर धरातल के पास क्या होता है घर्षण परत में दोस्तों, कि यहाँ पर एक फ्रिक्शन फोर्स कार्य करता है। जो धरातल पर असमानताएं पाई जाती हैं उन असमानताओं की वजह से फ्रिक्शन फोर्स लगता है। और ये जो फ्रिक्शन फोर्स होता है ये स्थल मंडल पर यानी लैंड पे ज्यादा होता है और महासागरों पर यानी वाटर पे कम लगता है। क्यों, क्योंकि महासागरों का जो ऊपरी भाग है, ठीक है, जो सरफेस है महासागरों की, वो कैसी होती है, वो लगभग स्मूथ होती है, बिल्कुल स्मूथ होती है। जबकि जो हमारे स्थलीय भाग होते हैं लैंड के ऊपर क्या होगा, लैंड के ऊपर देखिए कहीं पर पर्वत होंगे, कहीं पठार होंगे, कहीं वनस्पति होगी। तो इसकी वजह से उन असमानताओं की वजह से, उन इरेगुलरिटीज की वजह से क्या होगा कि ज्यादा घर्षण लगता है पवन प्रवाह में, विंड फ्लो में। तो इस वजह से एक फ्रिक्शन फोर्स जो है वो लोअर एटमॉस्फेयर में कार्य करता है। क्षोभ मंडल की सबसे निचली परत जिसे फ्रिक्शन लेयर कहते हैं वहां पे कार्य करता है। तो ये प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के जस्ट अपोजिट काम करता है। ठीक है, या कहें कि ये पवन प्रवाह की गति जो है उसमें बाधा उत्पन्न करता है, ऑब्स्ट्रक्शन उत्पन्न करता है। ठीक है, तो अब पवन को जितने वेग से इस दाब प्रवणता बल के कारण हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर फ्लो करना था, और वो उतना प्रेशर से नहीं, उतना वेग से, उतनी स्पीड से नहीं कर पाती। इस वजह से उस वेलोसिटी में कमी का कारण क्या होता है, फ्रिक्शन फोर्स, क्योंकि वो उसके मार्ग में अवरोध उत्पन्न करता है। पवन जब इस तरफ जाने लगती है तो इसको पकड़ के ये पीछे खींचता है, ये याद रखिए आप। तो इस वजह से क्या होगा कि जो विंड होती है उसकी स्पीड जो है वो एक नॉर्मल स्पीड होती है, वो बहुत तेजी से दाब प्रवणता बल के प्रभाव में गति नहीं कर पाती है। अब क्या होता है, हमने पढ़ा था कि जो कोरियोलिस फोर्स जो है, जो कि पृथ्वी के घूर्णन के कारण उत्पन्न हो रहा है, वो हमेशा पवन प्रवाह की गति के समकोण पर कार्य करता है। ठीक है, पवन इस तरफ जा रही है, कि अगर ये हमारे पवन फ्लो की डायरेक्शन है तो कोरियोलिस फोर्स इस डायरेक्शन में लग रहा है, 90 डिग्री पर लग रहा है। या हम कहें कि ये जो समदाब आइसोबार हैं, जो समदाब रेखाएं हैं, इनके समांतर काम कर रहा है। ठीक है, तो अब जब ये इसके समकोण पर कार्य कर रहा है तो नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में क्या होता है,
कोरियोलिस फोर्स के कारण नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पवन जो है वो अपने दाईं ओर विस्थापित होती है। और यहाँ पर आप एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिए, कोरियोलिस बल जो है वो पवन की गति पर भी डिपेंड करता है। जितनी ज्यादा पवन की गति होगी, जितना ज्यादा वेग होगा, वो पवन उतना ही ज्यादा कोरियोलिस बल कार्य करेगा। इसके अलावा कोरियोलिस बल कार्य करता है कि कितनी ज्यादा पवन का द्रव्यमान है, कितनी ज्यादा पवन अक्षांशीय दूरी तय कर रही है। ठीक है, जितनी ज्यादा अक्षांशीय दूरी तय करेगी, यानी पवन निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की तरफ जितनी ज्यादा दूरी तय करेगी, उतना ही ज्यादा उसमें डिफ्लेक्शन होगा। ठीक है, अब देखिए, ये नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में पवन को जाना था इस डायरेक्शन में, मगर ये पवन क्या होगी, इस डायरेक्शन में दाईं तरफ डिफ्लेक्ट कर देगी और इसका जो पाथ है वो कैसा हो जाएगा, वक्राकार हो जाएगा। ठीक है, ये पूरा जो है वो एक एंगुलर पाथ लेगी, वक्राकार मार्ग तय करेगी। अब देखिए, ये तो थी नॉर्मल कंडीशन, किसमें, जब हम सरफेस विंड की बात कर रहे हैं, धरातल के पास वाली पवनों की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो इस कंडीशन में ये तीनों फोर्स एक्ट कर रहे हैं और पवन पर एक डिफ्लेक्शन हो रहा है। मगर जब कुछ ऊंचाई पर आप जाएंगे, मान लीजिए क्षोभ मंडल की ऊपरी जो सीमा है, जिसे क्षोभ सीमा कहते हैं, क्षोभ सीमा के आसपास अगर आप जाएंगे तो वहां पर जाते जाते, या हम कहें कि लगभग 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई से हम पर चले गए, तो ऊंचाई पर जो पवनें प्रवाहित हो रही हैं, ठीक है, उन पवनों पर क्या होता है दोस्तों, यहां पर आते आते फ्रिक्शन फोर्स समाप्त हो जाता है। क्यों? क्योंकि घर्षण जो है वो धरातल के साथ होता है और हम धरातल से ऊंचाई पर चले गए हैं। तो जो पवनें 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर प्रवाहित हो रही हैं, उन पवनों में जो फ्रिक्शन फोर्स है वो समाप्त हो जाता है, घर्षण बल नहीं लगता है। और इस घर्षण बल के नहीं लगने की वजह से क्या होगा, ये कर क्या रहा था, ये पवन जो जा रही थी, जो विंड फ्लो हो रही थी, उसकी स्पीड को मेंटेन रख रहा था, उसके मार्ग में, उसके रास्ते में ऑब्स्ट्रक्शन ला करके, और ये पवन की गति को लिमिट कर रहा था। बट ये क्या करेगा, अब यहां पर जब फ्रिक्शन फोर्स नहीं है तो यहां क्या होगा, विंड जो है उसकी, विंड की वेलोसिटी जो है वो क्या होगी, बढ़ जाएगी। विंड वेलोसिटी जब बढ़ जाएगी तो आप सोचिए, जब विंड वेलोसिटी बढ़ी है तो क्या होगा, कोरियोलिस फोर्स जो है वो ज्यादा काम करेगा। ठीक है, कोरियोलिस फोर्स जो ये लग रहा है, ये कोरियोलिस फोर्स भी बढ़ जाएगा। ठीक है, अब देखिए, जब कोरियोलिस फोर्स बढ़ेगा तो ये कोरियोलिस फोर्स जो है वो अब पूरा जो समदाब रेखाएं हैं या पवन जो जा रही है, इसके बिल्कुल ऐसे, देखिए, हमेशा कोरियोलिस फोर्स पवन की गति के समकोण पर कार्य करेगा। अब पवन की जो दिशा है वो मान लीजिए ये दिशा में पवन जा रही थी, तो इस पे कार्य करता करता ये कोरियोलिस फोर्स जो वो बल जो है दोस्तों, वो समदाब रेखाओं से अलग हट करके एक अधिक कोण के तरह कार्य करने लगेगा। अगर ये कोरियोलिस फोर्स पहले यहाँ कार्य कर रहा था, पोजीशन 1 पे यहाँ था, तो कोरियोलिस फोर्स अब और ज्यादा कार्य करने लगेगा और इसकी वजह से क्या होगा, ये डिफ्लेक्शन जो है वो ज्यादा होने लगे। देखिए, यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना था, सिर्फ इतना डिफ्लेक्शन था, और यहाँ आते आते डिफ्लेक्शन बढ़ गया है। ठीक है, ये सेकंड स्टेज की बात की। किस में बात कर रहे हैं हम, ऊपरी वायुमंडल में 3 से 4 किलोमीटर की ऊंचाई पर। ठीक है, अब ये धीरे धीरे बढ़ते हुए जब और ज्यादा ऊंचाई पर बात करें या ज्यादा कोरियोलिस बल की बात करें, तो ये धीरे धीरे दोस्तों कोरियोलिस बल जो है वो एक ऐसी स्टेज आती है जिसमें कोरियोलिस फोर्स जो है वो प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स को ही बैलेंस कर देता है। मतलब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स के जस्ट अपोजिट में, ताप प्रवणता बल के जस्ट विपरीत कोरियोलिस फोर्स कार्य करने लगेगा। अब एक कोरियोलिस फोर्स जो है वो कैसे हो गया है, पीजी, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स जो है उसके इक्वल हो गया है कोरियोलिस बल। अब क्या होगा, जब प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स और कोरियोलिस बल बैलेंस होने लगे हैं, तो इसकी वजह से जो पवन है दोस्तों, इस पवन में डिफ्लेक्शन इतना ज्यादा होगा कि पवन धीरे 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 पूरा ऐसे, देखिए ये क्या है, आइसोबार 998 मिलीबार की और ये 1018 मिलीबार की। अब इसको जाना था इस तरफ पवन को, और ये पवन अब बिल्कुल ऐसे समांतर प्रवाहित होने लग गई है। इसे जियोस्ट्रोपिक विंड कहते हैं। ठीक है, तो जियोस्ट्रोपिक विंड का कारण क्या है, फ्रिक्शन फोर्स का एब्सेंट होना, और इसकी वजह से पवन की गति इतनी ज्यादा हो जाएगी कि प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स कोरियोलिस फोर्स से बैलेंस हो जाएगा, एक दूसरे के विपरीत कार्य करने लगेंगे, और जो
दाब प्रवणता बल के कारण पवनें हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर चल रही थी, अब वो बिल्कुल दाब समदाब रेखाओं के समानांतर बहने लगेगी। यानी अगर उत्तरी गोलार्ध में हम बात करें, उत्तरी गोलार्ध में हम बात करें तो जो पवन है उसके बाईं तरफ क्या होगा, लो प्रेशर होगा और दाईं तरफ हाई प्रेशर होने लगेगा। ठीक है, इसे कहते हैं दोस्तों जियोस्ट्रोपिक विंड। यहां आप इसको इस तरह से समझिए कि पहले पवन इस तरफ जा रही थी तो कोरियोलिस फोर्स यहां लग रहा था, फिर जैसे ये कुछ और दूरी तय करती है तो ये पवन ऐसे जाने लगी तो कोरियोलिस फोर्स और ज्यादा लगने लगा। क्यों? क्योंकि कोरियोलिस फोर्स अक्षांश जब बढ़ते हैं तो उनके साथ साथ भी बढ़ता है और साथ साथ यहाँ पर दाब जो है प्रवणता वो भी बढ़ती जा रही है। तो ये देखिए यहाँ पर इस तरफ जा रहा था, ये कोरियोलिस फोर्स यहाँ लगने लगा और एक समय ऐसे आया कि कोरियोलिस फोर्स जो है वो बिल्कुल प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स किधर लग रहा है, इस दिशा में, और कोरियोलिस फोर्स किधर, यहाँ तो क्या लग रहा है, प्रेशर ग्रेडियंट फोर्स, और यहाँ हो गया कोरियोलिस फोर्स और पवन की डायरेक्शन ये हो गई। इसे जियोस्ट्रोपिक विंड्स कहते हैं। ये समदाब रेखाओं के लगभग समानांतर बहने लगी है। ठीक है दोस्तों, अब ये जो जियोस्ट्रोपिक विंड्स है ये फिनोमिना इंपॉर्टेंट इसलिए है क्योंकि जेट स्ट्रीम्स जो है, ठीक है, जेट स्ट्रीम्स जो है वो इसका बेस्ट एग्जांपल होती है। जेट स्ट्रीम जो कि ऊपरी वायुमंडल में चलती हैं, लगभग 7 से 14 किलोमीटर के आसपास इनकी ऊंचाई मानी जाती है। यहां पर ये जो जेट स्ट्रीम चल रही है, ये जेट स्ट्रीम भूविक्षेपी पवनों का ही एग्जाम्पल होती है। इनका की जो डायरेक्शन होती है वो होती है दोस्तों वेस्ट टू ईस्ट, पश्चिम से पूर्व की ओर प्रवाहित होती हैं। अगर हम इसी को मान लें कि यहां पर अगर हम देख लें कि यही एक जेट स्ट्रीम है, तो अब देखेंगे कि हाई प्रेशर कहां हो रहा है। हाई प्रेशर ये मान लीजिए हमारी इक्वेटर है 0 डिग्री और ये हमारा आ रहा है लगभग पोल्स हैं, ठीक है, ये 90 डिग्री नॉर्थ है, आप ये मान लीजिए। तो पोल्स पर क्या होता है, पोल्स पर देखिए दोस्तों, पोल्स पर हम अगर बात करें तो यहां पर धरातल पर क्या होता है, हाई प्रेशर, ठीक है, जबकि जो धरातल के ऊपर देखें तो यहां पर क्या होता है, लो प्रेशर, क्योंकि यहां पवन क्या होती है, अवतलित होती है। जबकि इक्वेटर ये तो क्या है, पोल है। और अगर हम इक्वेटर की बात करें तो इक्वेटर पे धरातल पर क्या होता है, लो प्रेशर बेल्ट बनती है ना यहाँ पर, तो इक्वेटोरियल लो प्रेशर बेल्ट बनती है, यानी पवनें यहाँ पर ऊपर उठती हैं और ऊपर उठ करके यहाँ पर क्या क्रिएट करती हैं, हाई प्रेशर हो जाएगा। और धरातल पर यहाँ पर सरफेस पर क्या होता है, सरफेस पर होता है लो प्रेशर, और अगर अपर एटमॉस्फेयर में बात करें तो यहाँ होता है हाई प्रेशर। इसी तरह पोल्स पर जो सरफेस है वहां पे होगा हाई प्रेशर और जो अपर एटमॉस्फेयर है वहां होगा लो प्रेशर। तो अपर एटमॉस्फेयर में पवन ऐसे चलनी चाहिए, हाई प्रेशर से लो प्रेशर की ओर। तो आइसोबार कैसे हैं इसके, इस तरीके से हैं, यहाँ पर हाई प्रेशर की आइसोबार है और यहाँ पर लो प्रेशर की आइसोबार है, और पवन को हमेशा इसके ऐसे समकोण पर चलना चाहिए, बिल्कुल लंबवत चलना चाहिए। मगर क्या होगा कि यहाँ पर क्या होगा, अब कोरियोलिस फोर्स जो है वो उसका मान बहुत अधिक होगा, कि कोरियोलिस फोर्स जब इक्वेटर से पोल्स की तरफ जाते हैं तो कोरियोलिस फोर्स का मान बढ़ता है। ऊपर से अपर एटमॉस्फेयर में ये फ्रिक्शन फोर्स भी काम नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब कोरियोलिस फोर्स जो है वो और ज्यादा लगेगा, क्योंकि पवन की गति जो है वो स्पीड जो है वो बहुत ज्यादा हो जाएगी, स्पीड ज्यादा हो जाएगी और साथ में उसको बहुत अक्षांशीय दूरी भी तय करनी पड़ेगी। तो इस वजह से क्या होगा कि ये पवन जो है वो डिफ्लेक्ट होकर के, अब जो ऐसे जा रही थी ये ऐसे ना जा करके और दोस्तों अपने दाईं ओर मुड़ के ऐसे बहने लगेगी। हाई प्रेशर अपर एटमॉस्फेयर के हाई प्रेशर और लो प्रेशर के लगभग जो आइसोबार चल रही हैं उनके समानांतर बहने लगेगी। यानी ये कंडीशन हो जाएगी कि अगर इसको हम 0 डिग्री मान लें और इसको 90 डिग्री मान लें, ये अपर एटमॉस्फेयर में बात कर रहे हैं, धरातल पर नहीं बात कर रहे हैं। तो अगर हम धरातल पर बात, ये तो अपर एटमॉस्फेयर में बात करें तो 0 डिग्री पर अपर एटमॉस्फेयर में क्या होगा, हाई प्रेशर, और 90 डिग्री नॉर्थ पर क्या होगा, लो प्रेशर होगा अपर एटमॉस्फेयर में। और अपर एटमॉस्फेयर में ये पवनें पूरी ऐसे समानांतर चलने लगेंगे। इसे जियोस्ट्रोपिक विंड्स कहते हैं और ये जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो जियोस्ट्रोपिक विंड्स का ही बहुत अच्छा एग्जाम्पल होती हैं। जब हम जेट स्ट्रीम्स को पढ़ेंगे तब हम इस जियोस्ट्रोपिक विंड की चर्चा करेंगे और वहां पर हम देखेंगे कि किस तरीके से जेट स्ट्रीम्स जो हैं वो ओरिजिनेट हो रही हैं। ठीक है दोस्तों, तो ये आपने समझा जियोस्ट्रोपिक विंड्स, या
हमारी भू विक्षेपी पवनों को यानी भू से इनका विक्षेपण हो गया है। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में फैक्ट्स फिगर्स एंड मीनिंग सीरीज के अंदर। थैंक यू सो मच।